हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल राहुल ट्यूटोरियल में। दोस्तों, संविधान में हम राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति के पद का वर्णन है वह अनुच्छेद 52 के अंतर्गत है। देखिए दोस्तों, फिर से मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा संविधान जो हम पढ़ा रहे थे आपको, वह कुछ दिन से बंद था, लेकिन कल से हमने प्रारंभ किया है फिर से संविधान। और मैंने भाग 4 तक अर्थात भाग 1 से लेकर के भाग 4 तक का अध्ययन करा दिया था। वहीं से आगे अर्थात भाग 5 के अंतर्गत ही हम राष्ट्रपति का अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने आपको राष्ट्रपति से संबंधित एक ट्रिक बताया था। क्या बताया था? पका चुनर का पुनर्योग, पका चुनर का पुनर्योग और शर्त फिर शपथ महाभियोग, शर्त शपथ महाभियोग। यह मैंने आपको एक लाइन बताया था और आपसे कहा था कि अगर आप यह लाइन को याद कर लेते हैं, ठीक है, तो आपसे राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं वह कभी भी छूटेंगे नहीं, ठीक है। तो मैंने राष्ट्रपति के पद का वर्णन किसमें है दोस्तों? 52। अर्थात जो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं वह कहाँ से प्रारंभ हो रहे हैं? अनुच्छेद 52 से ही। और इसके पहले मैंने 51 का के अंतर्गत आपको मूल कर्तव्य का अध्ययन करवा दिया था। जब हम कल राष्ट्रपति पढ़े थे तो राष्ट्रपति में मैंने आपको बताया था कि पहला क्या आता है? पा से पद। पद का मतलब राष्ट्रपति के पद का वर्णन कहाँ है? अनुच्छेद 52 में। फिर क्या आता है? का से आता है कार्य, या इसी को आप क्या कह सकते हैं, कार्यपालिका संबंधित उनके जो प्रावधान है वह आता है अनुच्छेद 53 में। फिर हमने आपको पढ़ाया था चुनाव, चुनाव या इसी को क्या कहते हैं? निर्वाचन। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? निर्वाचन। और इसका वर्णन है अनुच्छेद 54 में, ठीक है। तो इसी 54 का ही हम क्या कर रहे थे? अध्ययन कर रहे थे और वीडियो बंद हो गया था, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, यह लाइन आप याद करेंगे, पका चुनर का पुनर्योग शर्त शपथ महाभियोग, एक ट्रिक के तौर पर आप याद करेंगे, क्योंकि इसी ट्रिक में आपको राष्ट्रपति से संबंधित लगभग जितने भी प्रावधान है वह मिल जाएंगे और एक तरफ से मिलेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60, ठीक है, और फिर 61। सारे अनुच्छेद आपको एक सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, हमने पद का वर्णन कर लिया था कि राष्ट्रपति के पद किस अनुच्छेद में है? 52 में। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। फिर हमने कार्यपालिका से संबंधित उनके प्रावधान देखे थे। मैंने आपको बताया था कि कार्यपालिका का जो वास्तविक हेड होता है वह कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि कार्यपालिका के नाम मात्र के जो हेड होते हैं वह कौन होते हैं? हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। फिर इसी के अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे थे? चुनाव। चुनाव का मतलब क्या पढ़ रहे थे? निर्वाचन। दोस्तों, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है या राष्ट्रपति का हम क्या कह सकते हैं? निर्वाचन। इसी का अध्ययन हम कर रहे थे और इसी के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह किस विधि से होता है? अप्रत्यक्ष विधि से। किस विधि द्वारा? अप्रत्यक्ष विधि द्वारा। इनका चुनाव किसके द्वारा होता है? अप्रत्यक्ष विधि द्वारा। और अप्रत्यक्ष विधि को मैंने आपको बेहतर समझाया था कि जब जनता डायरेक्ट ना भाग लेकर के जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, तो इस प्रकार के मतदान को ही हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष मतदान कहते हैं। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा ही होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है या राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, तो इसमें निर्वाचन मंडल के, मैंने आपको बताया था क्या? निर्वाचन मंडल के केवल कौन लेते हैं? निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? निर्वाचित सदस्य ही क्या करते हैं? भाग लेते हैं। और मैंने आपको इसके अंतर्गत निर्वाचन मंडल और निर्वाचित सदस्य सभी का अध्ययन करवाया था। एक बार फिर मैं निर्वाचक जो मंडल है या जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके बारे में फिर से अध्ययन करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी इसमें से कुछ पॉइंट हमको और पढ़ने हैं। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, जब हम पढ़ेंगे क्या? सरकार, तो आपको सरकार 2 स्तर पर देखने को मिलती है, ठीक है। या जब विधायिका पढ़ेंगे, या सरकार यहाँ कर सकते हैं या यहाँ लिख लेंगे विधायिका। देखिए, विधायिका का जो निर्माण होता है, विधायिका का मतलब क्या होता है? विधि। विधायिका का मतलब क्या होता है? विधि। अर्थात हमारे संविधान में जो विधायिका संबंधित निर्माण होता है या विधायिका का या विधि या नियम जो कानून बनते हैं वह 2 स्तर पर बनते हैं। एक कहाँ बनते हैं? केंद्र स्तर पर। एक कहाँ बनते हैं? केंद्र स्तर पर। और दूसरे बनते हैं कहाँ? राज्य स्तर पर। अब केंद्र स्तर पर विधि बनाने का काम कौन करती है? तो करती है कौन? संसद। और राज्य स्तर पर विधि बनाने का काम कौन करती है? विधानमंडल। मैं थोड़ा स्पीड इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि यह मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है।
अब मैंने आपको बताया था कि संसद के कितने अंग होते हैं, 3 अंग। अगर आपसे अंग पूछा जाएगा तो संसद के कितने अंग, 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि संसद के कितने सदन होते हैं, तब आप बताएंगे 2 सदन। पहला सदन क्या होता है, लोकसभा, पहला क्या होता है लोकसभा, और दूसरा क्या होता है राज्यसभा। ठीक है। ठीक इसी प्रकार विधानमंडल के भी कितने सदन होते हैं, 2 सदन। पहला होता है क्या, विधानसभा, और दूसरा होता है विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद। अब इसके अंतर्गत मैंने आपको एक चीज और बताया था कि जो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं वह लोकसभा में 2 सदस्यों का अर्थात 2 एंग्लो इंडियन का क्या करते हैं, मनोनयन करते हैं। ठीक है। और जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा में ये 12 सदस्यों का क्या करते हैं, मनोनयन करते हैं। कितने सदस्यों का, 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। और यह जो राज्यसभा में 12 सदस्य हैं, यह किसी विशेष क्षेत्र में क्या किए रहते हैं, उपलब्धि हासिल किए रहते हैं। विशेष क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने के कारण ही राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन कहाँ करते हैं, राज्यसभा में करते हैं। और इसी कारण दोस्तों राज्यसभा को विशेष सदन भी कहते हैं। राज्यसभा लोकसभा के बारे में हम विधिवत पढ़ेंगे अनुच्छेद 79 का जब अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 79 में हमारा क्या है, संसद है। ठीक है। आपको अनुच्छेद भी याद नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, मैं अनुच्छेद ऐसे याद कराऊंगा कि आपको अनुच्छेद बेहतर तरीके से समझ में आएंगे और कभी भी आप नहीं भूलेंगे। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, देखिए अब यहाँ पर मैंने पढ़ाया क्या था, निर्वाचक मंडल के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचक मंडल क्या होता है दोस्तों, अर्थात इन चारों मंडल में कितने मंडल लिखा हूँ, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। तो मैंने आपको यह भी बताया था कि जो विधान परिषद है यह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है, क्योंकि बहुत से ऐसे राज्य हैं जिसमें विधान परिषद का गठन नहीं हुआ है। और आप जानते हैं वर्तमान में सिर्फ 6 ही राज्य ऐसे हैं जिसमें क्या है, विधान परिषद है। ठीक है, 6 ही राज्य हैं जिसमें क्या है, विधान परिषद है। ठीक, मैं आपको बता देता हूँ, आप याद कर लेंगे क्या, टीबी जुकाम। क्या याद कर लेंगे, टीबी जुकाम। देखिए अब यहाँ पर जो जे है वह नहीं लिया जाएगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वे 6 राज्य कौन कौन से हैं जिसमें विधान परिषद मौजूद है। ठीक है, तो 6 राज्य कौन कौन से हैं। टी से क्या हो जाएगा, तेलंगाना। टी से क्या हो जाएगा, तेलंगाना। ठीक है। बी से बिहार। बी से क्या हो जाएगा दोस्तों, बिहार। और जे से क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन दोस्तों इस पर मैं कट का निशान इसलिए लगा रहा हूँ, जब तक जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगा था तब तक जम्मू कश्मीर के पास विधान परिषद का गठन हुआ था, अर्थात जम्मू कश्मीर में विधान परिषद थी। लेकिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 और धारा 35A के हटने के पश्चात जम्मू कश्मीर में विधान परिषद अब नहीं रही, क्योंकि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर राज्य ही नहीं रहा है। ठीक है, बल्कि जम्मू कश्मीर का विलय कर दिया गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। ठीक है। अब यू से क्या होता है, तो अपना उत्तर प्रदेश। यू से क्या होता है, उत्तर प्रदेश। अब देखिए के से क्या होता है, कर्नाटका। के से क्या होता है, कर्नाटक। और ए से क्या होता है, आंध्र प्रदेश। ए से क्या होता है, आंध्र प्रदेश। और यम से क्या होता है दोस्तों, यम से होगा क्या, महाराष्ट्र। ठीक है। तो वर्तमान में देखिए अगर आपसे कहा जाएगा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के पहले कितने प्रदेश ऐसे थे जिसमें विधान परिषद थी, तो आप बताएंगे 7। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर से धारा 370 और धारा 35A को हटाया गया तो उसके पश्चात भारत देश में केवल 6 ही राज्य ऐसे हैं जिसमें विधान परिषद मौजूद है। तो कौन कौन से राज्य हैं, तो आप एक इतना याद रख लेंगे क्या, टीबी जुकाम। जैसे कि आप जानते हैं टीबी भी एक बीमारी होती है और जुकाम भी क्या होती है, एक बीमारी नहीं होती दोस्तों, आप इसे क्या कहेंगे, एक डिजीज होता है। तो टी से क्या हो जाएगा, तेलंगाना। बी से बिहार। अब जे से जम्मू कश्मीर तो कट ही हो जाएगा क्योंकि उसमें से धारा 370 हट गया है। अब जब जम्मू कश्मीर हमारा राज्य ही नहीं रहा तो उसमें विधान परिषद की कोई बात ही नहीं है। यू से क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। के से कर्नाटक। ए से आंध्र प्रदेश और एम से महाराष्ट्र। तो मैंने आपको यहीं लगे हाथ यह भी याद करा दिया कि किस किस राज्य में हमारा विधान परिषद मौजूद है। तो जो हमारा विधान परिषद है दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 6 ही राज्यों में मौजूद है और अन्य जो राज्य हैं उसमें हमारा विधान परिषद मौजूद नहीं है। तो सोचिए अगर राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद भाग लेता
विधान परिषद क्या लेता, भाग लेता, तो विधान परिषद अगर भाग लेता तो वे राज्य पीछे रह जाते जिसमें विधान परिषद नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद भाग नहीं लेता है। और दूसरी बात मैंने यह भी आपको बताई थी कि जो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन करते हैं एंग्लो इंडियन का, एंग्लो इंडियन में मैंने बताया था कि जिसके पिता यूरोपीय रह चुके हों लेकिन उनकी माता क्या रही हो, भारतीय रही हो, उनके बच्चे क्या कहलाते हैं, एंग्लो इंडियन। तो राष्ट्रपति जो होते हैं वह लोकसभा में 2 सदस्यों का क्या करते हैं, मनोनयन करते हैं। और राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन करते हैं, 12 सदस्यों का। ध्यान दीजिए, कभी कभी यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, तो आप कितना बताएंगे, 12। लेकिन लोकसभा में कितने, 2। लेकिन प्रश्न और कैसे बन सकता है, पूछ लेगा कि राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्यों का मनोनयन करते हैं, तो बात संसद की कर दिया गया है, ना कि लोकसभा या राज्यसभा। तो संसद में कितने सदस्यों का मनोनयन करते हैं, 12 और 2 14। तो मैंने यहाँ पर आपको यह भी बताया था कि मान लीजिए ये राज्यसभा और ये लोकसभा के जो 12A और 2A सदस्य हैं, इन्होंने इनका जो मनोनयन है किया है, किसने किया है, राष्ट्रपति ने। और मान लीजिए हमारे देश में यह प्रावधान है कि एक व्यक्ति 1 से अधिक बार क्या बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। तो मान लीजिए वही राष्ट्रपति जिन्होंने इन 12 सदस्यों का और इन 2 सदस्यों का मनोनयन किया है संसद में, और पुनः वही राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्या करते हैं, निकलते हैं, तो ये 12 सदस्य और ये 2 सदस्य का झुकाव किसकी तरफ होगा, राष्ट्रपति की तरफ होगा, क्योंकि इनका मनोनयन किसने किया है, राष्ट्रपति ने किया है। तो चुनाव में पारदर्शिता बनी रहे दोस्तों, इसलिए लोकसभा के ये 2 सदस्य और राज्यसभा के ये 12 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं, प्रत्येक राज्य के विधानमंडल से, प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के जो विधानसभा होती है उसके निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य का मतलब क्या है, जिसका चुनाव जनता ने करके भेजा है, सिर्फ वही सदस्य, चाहे वह लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो या हमारी विधानसभा में हो, केवल वही सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में क्या कर सकते हैं, भाग लेते हैं। यहाँ तक कल मैंने आपको समझाया था। अब हम बात करते हैं कहाँ से, इसके आगे। देखिए, आप जानते हैं कि हमारे देश में कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, हमारे देश में कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं आप जानते ही हैं, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या इस समय कितनी है, 8 है। ठीक है, उसको आप याद भी कर सकते हैं। ठीक है, कितने हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, चलो दिल दे दो आप, इससे आप याद कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बार याद करा देता हूँ। चलो दिल दे दो आपसे आप क्या कर सकते हैं, हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं इसके बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। देखिए, चा से क्या हो गया, चंडीगढ़, चा से क्या हो गया, चंडीगढ़। अब देखिए, ला से क्या हो गया, लक्षद्वीप, ला से क्या हो गया, लक्षद्वीप। दिल से क्या हो गया, दिल्ली, दिल से क्या हो गया, दिल्ली। देखिए, अब पहले दमन व दीव और दादर नगर हवेली अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन वर्तमान में दादर नगर हवेली व दमन व दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो दे दो से आप क्या याद कर लेंगे, दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली और प्लस दमन व दीव, दमन व दीव। ठीक है, और आ से क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और पा से क्या हो जाएगा, पांडिचेरी, पा से क्या हो जाएगा, पांडिचेरी। ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया, 6। मैंने आपको बताया क्या, यह 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो हिस्ट्रिक में आ गए। लेकिन जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को क्या किया गया, हटाया गया, तो आप जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया और लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो वर्तमान में हमारे देश में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो याद कर लेंगे। चलो दिल दे दो आप, चा से चंडीगढ़, ला से लक्षद्वीप,
दिल से क्या हो जाएगा दिल्ली, द से क्या हो जाएगा दादर नगर हवेली और दमनवा द्वीप, और तीसरा क्या हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और पा से पांडिचेरी, जबकि जम्मू एंड कश्मीर और क्या हो गया लद्दाख हो गया। तो यह दोस्तों हमारे देश में वर्तमान में मौजूद क्या है केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक चीज मैं और आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि केंद्र शासित प्रदेश कहते किसे हैं। देखिए ऐसे प्रदेश हमारे देश में कुछ ऐसे राज्य का भी गठन किया गया है जिस राज्य की शक्ति वहाँ के प्रधानमंत्री के हाथों में ना निहित होकर के बल्कि केंद्र के हाथों में निहित होती है। तो ऐसे प्रदेश को ही हम क्या कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। लेकिन दोस्तों इन केंद्र शासित प्रदेश में से 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, इन केंद्र शासित प्रदेश में से 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसमें विधानसभा मौजूद है। क्या मौजूद है विधानसभा मौजूद है। और जब मैंने अभी आपको बताया था, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसमें विधानसभा मौजूद है। तो ठीक है, देखिए जैसे आपका एक ही क्या हो जाता है, एक क्या हो जाता है दिल्ली, एक क्या हो जाता है दिल्ली, और दूसरा क्या हो जाता है पांडिचेरी, ठीक है पांडिचेरी, और तीसरा क्या हो जाता है, तीसरा इसमें से क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा जम्मू कश्मीर, तीसरा क्या हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। यह 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसमें किसका निर्माण किया गया है विधानसभा का, किसका निर्माण किया गया है विधानसभा का। और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें विधानसभा मौजूद नहीं है, ठीक है। तो जब मैं अभी आपको बता रहा था कि विधानमंडल के 2 सदन, विधानमंडल के कितने सदन 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद, और संसद के 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वह भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, राज्यसभा के जो सदस्य हैं निर्वाचित सदस्य वह भी क्या करते हैं भाग लेते हैं। मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वह भाग नहीं लेते। क्यों नहीं लेते हैं आपको कारण पता है। बात जब हमने विधानसभा का किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वह राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं भाग लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जब हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसमें विधानसभा क्या है मौजूद है। तो दोस्तों अगर यह 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसमें विधानसभा मौजूद है तो इन केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वह भी राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं भाग लेते हैं। तो यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। कहाँ कहाँ के लेते हैं लोकसभा राज्यसभा और जितने भी विधानसभा मौजूद हैं उसके निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ यह समझ में आया होगा। एक कंडीशन दोस्तों मैं और आपको बताना चाहता हूँ। देखिए कभी कभी राष्ट्रीय आपात लग जाता है देश में, कभी कभी देश में नहीं, देश में तो कभी कभी राष्ट्रीय आपात लगता है, कभी कभी जैसे मान लीजिए हमारा क्या है उत्तर प्रदेश है, जैसे मान लीजिए क्या हमारा उत्तर प्रदेश है ना, ठीक है। या आप सीधे जम्मू कश्मीर की बात लीजिए, क्या ले लीजिए जम्मू कश्मीर की। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर से धारा 370 को क्या किया गया रिमूव किया गया। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर की एक दिन स्थिति ऐसी थी जब धारा 370 नहीं हटा था, धारा 370 हटने के पहले ही जम्मू कश्मीर की स्थिति ऐसी थी कि यहाँ पर जो महबूबा मुफ्ती की सरकार थी, महबूबा मुफ्ती की जो सरकार थी उसमें जो गठबंधन हुआ था, गठबंधन क्या हुआ टूट गया। और जब गठबंधन टूटा तो वहाँ पर क्या लगा दिया गया राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। तो फिर से सुनिए, जब किसी भी प्रदेश में या राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो वहाँ की विधानसभा क्या हो जाती है भंग हो जाती है। अर्थात वहाँ के जो मुख्यमंत्री की पावर रहती है वह सारी पावर क्या हो जाती है समाप्त हो जाती है और उस राज्य के सारी शक्तियाँ किसके पास आ जाती हैं राष्ट्रपति के पास आ जाती हैं या केंद्र के पास आ जाती हैं। फिर से सुनिए, मान लीजिए कोई भी प्रदेश है, कोई प्रदेश में हम अपना उत्तर प्रदेश ही ले लेते हैं। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी स्थिति आती है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़े। क्या लगाना पड़े राष्ट्रपति शासन लगाना पड़े। तो राष्ट्रपति शासन लगने के पश्चात जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है वह भंग हो जाएगी।
अब यहाँ की राष्ट्रपति, यहाँ की जो शासन व्यवस्था है उसका संचालन कहाँ से होगा? केंद्र सरकार द्वारा होगा। तो दोस्तों आपसे जब पूछा जाएगा कि मान लीजिए किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगा है तो क्या वह उस राज्य की विधानसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेगी? तो आप क्या कहेंगे? नहीं लेगी। क्यों नहीं लेगी? क्योंकि वहाँ की विधानसभा ही क्या हो चुकी है? भंग हो चुकी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ यह दोनों पॉइंट भी आपके समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम एक तीसरे पॉइंट की। तो यहाँ से समझ में आया दोस्तों, निर्वाचक मंडल मैंने आपको अच्छे से समझाया, निर्वाचक मंडल मैंने अच्छे से समझाया। एक तीसरा बिंदु क्या बताता है, इनका होता है राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, इसमें एक शब्द आता है एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति और अनुपातिक पद्धति। क्या होता है? अनुपातिक पद्धति। अब यह क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले मैं एकल संक्रमणीय न समझाकर क्या समझाता हूँ? अनुपातिक पद्धति समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 4 व्यक्ति खड़े होते हैं। कितने व्यक्ति खड़े होते हैं? 4 व्यक्ति। एक और ये दूसरा, और ये क्या हो गया? तीसरा, और ये हो गया क्या? चौथा। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितने व्यक्ति खड़े हुए हैं? मान लीजिए 4 व्यक्ति उभर कर आए हैं। अब देखिए, मत किसको देना है? निर्वाचक मंडल के निर्वाचित सदस्य को। तो दोस्तों जैसे हम अपने मत का प्रयोग करते हैं, तो जब हम मत देने जाते हैं, मान लीजिए अब हम सभी लोगों ने मत दिया भी होगा, कुछ लोगों ने नहीं दिया होगा। तो जब हम मत देने जाते हैं तो केवल एक ही व्यक्ति को अपने मत दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जितने उम्मीदवार प्रधानी के लिए खड़े हुए हैं या जितने उम्मीदवार विधायकी के लिए खड़े हुए हैं सभी को अपना मत दें। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि हम अपने मत का प्रयोग अपने फेवरेट कैंडिडेट के लिए करते हैं। लेकिन दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए यह 4 उम्मीदवार जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या हुए हैं? खड़े हुए हैं। ठीक है, अब इनको क्या करना है? मत देना है। मान लीजिए कोई विधायक आते हैं, कोई क्या आते हैं? विधायक आते हैं, क्योंकि विधायक आप जानते हैं एमएलए क्या होते हैं? एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अर्थात विधानसभा के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। अब यह आए तो यह क्या करेंगे दोस्तों? अपने मत का प्रयोग करेंगे। अब ये जब अपना मत डालेंगे तो यहाँ इस तरीके से वोट नहीं करेंगे जैसे हम करते हैं। अब ये प्रेफरेंस में वोट देंगे। प्रेफरेंस के मतलब वोट क्या देंगे? मान लीजिए ये जो विधायक महोदय हैं, ये जो क्या हैं? विधायक महोदय हैं, इनको तीसरा व्यक्ति जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा हुआ है वह इनको बहुत ही क्या है? पसंद है। तो ये अपना पहला प्रेफरेंस किसे देंगे? इन्हें देंगे। जैसे जान लीजिए आप जब फॉर्म डालते हैं तो फॉर्म के लिए सेंटर चुनते हैं, तो वहाँ पर 3 सेंटर चुनने के लिए कहता है। यानी आप पहला सेंटर कहाँ लेना चाहते हैं? लखनऊ। दूसरा कहाँ लेना चाहते हैं? जैसे बनारस हो गया। तीसरा आप कहीं, यानी पहले आप प्रेफरेंस देते हैं, यानी पहले मेरा सेंटर कहाँ दिया जाए? लखनऊ दिया जाए। और अगर लखनऊ ना दिया जाए तो कहाँ दे दिया जाए? बनारस दे दिया जाए। और अगर बनारस भी ना दे दिया जाए तो कहाँ दे दिया जाए? फैजाबाद में दे दिया जाए। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं? प्रेफरेंस देते हैं। वही कंडीशन होती है राष्ट्रपति के चुनाव में। तो यह विधायक महोदय वोट का अपने प्रयोग करने आएंगे। तो मान लीजिए इनको तीसरा व्यक्ति पहले नंबर पर पसंद है, तो यह चाहेंगे कि पहले कौन जीते? तीसरा व्यक्ति जीते। लेकिन अगर तीसरा व्यक्ति नहीं जीतता है तो मैं चाहता हूं कि कौन जीत जाए? पहला व्यक्ति जीत जाए। यानी दूसरा प्रेफरेंस किसे दिए? इन्हें दिए पहला प्रेफरेंस, इन्हें दिए दूसरा प्रेफरेंस। ऐसे मैं लिखता हूँ एक, और इनको दिए क्या? दूसरा प्रेफरेंस। फिर ये कहते हैं मान लीजिए ये नहीं जीतते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि क्या जीत जाए? दूसरा नंबर जीत जाए। यानी मैं तीसरे नंबर पे चाहता हूँ कि कौन जीते? दूसरा व्यक्ति जीते। जबकि पहले नंबर पे कौन जीते? ये तीसरे व्यक्ति को पसंद करते हैं। और ये चौथा प्रेफरेंस किसे देंगे? कि अगर इन तीनों में से कोई नहीं जीतता है तब यह व्यक्ति, चौथा व्यक्ति जीते। ये पहले ये मान ले आए। ठीक, अब मान लीजिए ठीक इसी प्रकार दूसरे आए और इन्होंने भी क्या कहा कि इनको यह व्यक्ति पसंद है, तो इन्होंने इसको पहला मत दिया, अर्थात पहले नंबर पे चॉइस किया, पहले नंबर पे पसंद किया, और इसे दूसरे नंबर पे, और इसे चौथे नंबर पे, और इसे तीसरे नंबर पे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहे होंगे। अब इसी प्रकार आते हैं कौन? तीसरे व्यक्ति आते हैं इनको वोट देने। अब ये चाहते हैं कि यह जो तीसरा व्यक्ति है यह पहले जीते, यह जो तीसरा व्यक्ति है यह पहले जीते। ठीक है, और यह जो पहला व्यक्ति है यह दूसरे नंबर पे जीते, अर्थात इनको पहले पे यह पसंद है और दूसरे नंबर पे यह पसंद है। ठीक,
इसी प्रकार ये चाहते हैं कि तीसरे नंबर पे यह जीते और चौथे नंबर पे फिर यह जीते। ठीक है। अब फिर एक व्यक्ति और आते हैं, मान लीजिए मत देने, और ये चाहते हैं, क्या करते हैं, ये चाहते हैं कि यह व्यक्ति जीते, यानी इनकी पहली चॉइस पहला व्यक्ति है और दूसरी चॉइस तीसरा व्यक्ति है, और तीसरी चॉइस कौन है, दूसरा व्यक्ति है, और चौथी चॉइस फिर कौन है, चौथा व्यक्ति। अब मान लीजिए ऐसे ढेर सारे मेंबर आते रहेंगे और इन चारों व्यक्ति को वोट देते रहेंगे, जो कि किसके लिए खड़े हुए हैं, राष्ट्रपति के लिए खड़े हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या प्रेफरेंस दिया जा रहा है। यहाँ पर वोट तो सबको दिया जा रहा है, लेकिन प्रेफरेंस के अनुसार कि पहले ये जीते, अगर ये ना जीते ये जीते, और ये ना जीते ये जीते। तो इस तरीके से मान लीजिए वोट पड़ा। तो आप बताइए कि इन चारों में से कौन व्यक्ति है जिसकी जीत हो। तो देखिए सबसे पहले आप क्या देखेंगे, सबसे पहले आप क्या देखेंगे, आप देख रहे हैं कि एक नंबर पे सबसे ज़्यादा किसे पसंद किया गया, एक नंबर पे सबसे ज़्यादा किसे पसंद किया गया। तो आप देख रहे हैं एक यानी जो तीसरा व्यक्ति था, तीसरे व्यक्ति को भी दो लोगों ने पहले नंबर पे पसंद किया है। तो यानी और ये जो पहला व्यक्ति है इसको भी पहले नंबर पे कितने व्यक्ति ने पसंद किया है, दो व्यक्ति ने पसंद किया है। अर्थात लेकिन ये देखिए दूसरे नंबर के और चौथे नंबर के, यहाँ पर किसी व्यक्ति ने भी इनको एक नंबर के राष्ट्रपति बनने के लिए पसंद नहीं किया है। अर्थात यह पहले चरण के ही मतगणना में क्या हो गए, क्या हो गए, बाहर हो गए, क्योंकि इन्हें प्रेफरेंस ही नहीं मिला, इन्हें प्रेफरेंस ही नहीं मिला किसी भी व्यक्ति के द्वारा कि ये भी पहले नंबर पे आए। जबकि तीसरा व्यक्ति था, इसको भी दो व्यक्ति ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि ये राष्ट्रपति बने, और दो व्यक्ति ऐसे हैं जो यह चाह रहे हैं कि ये पहले नंबर पे आए, अर्थात इनको पहला प्रेफरेंस दिया गया। तो जब दोस्तों अब देखिए इसे कहा जाएगा प्रथम चरण की मतगणना। क्या कहा जाएगा, प्रथम चरण की मतगणना। अर्थात एक चरण में यह गिन लिया गया, लेकिन अभी भी डिसाइड नहीं हुआ कि किस व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त किया जाए। ठीक है, क्यों, क्योंकि तीसरे नंबर का जो व्यक्ति है इसे भी चाहने वाले बहुत हैं। पहले नंबर का प्रेफरेंस इसको भी दो व्यक्तियों ने दिया है, और पहला नंबर का जो व्यक्ति है उसको भी दो व्यक्तियों ने पहले नंबर का प्रेफरेंस दिया है। तब अब बात होगी किसकी, दूसरे चरण की मतगणना की। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ऊपर समझा दे रहा हूँ। अब दूसरे चरण की मतगणना, पहले नंबर पे इन्हें तो दो व्यक्तियों ने पसंद किया था, इसे भी पहले व्यक्तियों ने दो पसंद किया था, लेकिन ये दो व्यक्ति ऐसे थे जिनको किसी व्यक्ति ने भी पहला प्रेफरेंस नहीं दिया, इसलिए पहले चरण की मतगणना में ही क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे चरण की मतगणना। दूसरे चरण का मतलब अब हम सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे कि सेकंड प्रेफरेंस किसको ज़्यादा मिला है। तो देखिए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये तो पहले ही बाहर हो गए हैं, यानी सिर्फ हमें इसको देखना है और किसको देखना है, इसको देखना है। ऐसा नहीं दोस्तों, ये भी हो सकते हैं, हो सकता है कि दूसरे नंबर के व्यक्ति को सेकंड प्रेफरेंस कई व्यक्तियों ने दिया हो, तो दूसरा व्यक्ति भी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या हो सकता है, खड़ा हो सकता है। लेकिन वर्तमान की स्थिति में जैसे मैंने आपको समझाया है, तो यह व्यक्ति क्या है, पहले ही क्या हो गए हैं, बाहर हो गए। बात करते हैं किसके, पहले नंबर व्यक्ति और किसके, तीसरे नंबर के व्यक्ति की। देखिए तो आप देख रहे हैं पहले नंबर को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इसको देख रही है तो दोनों बराबर चल रहे हैं। जब हम दूसरे चरण की मतगणना करते हैं तो आप देख रहे हैं कि दो व्यक्ति ऐसे हैं जो यह चाह रहे हैं कि पहला वाला व्यक्ति ही क्या बने, दूसरे नंबर पर क्या बने, राष्ट्रपति बने। अर्थात और जो यह है इसको देखिए, सिर्फ एक ही व्यक्ति चाह रहा है कि यह व्यक्ति दूसरे चरण की मतगणना में क्या बने, राष्ट्रपति बने। अर्थात यहाँ एक एक दोनों के समान थे, लेकिन पहले चरण में यह नहीं स्पष्ट हो पाया कि किसे राष्ट्रपति बनाया जाए। लेकिन दूसरे चरण में जब हम काउंटिंग कर रहे हैं तो सेकंड प्रेफरेंस जब देख रहे हैं तो सेकंड प्रेफरेंस किस व्यक्ति को ज्यादा मिला है, पहले व्यक्ति को, जबकि तीसरे व्यक्ति को सेकंड प्रेफरेंस पहले व्यक्ति की तुलना में कम मिला है। इसलिए पहले व्यक्ति के सेकंड प्रेफरेंस की, अर्थात दूसरे चरण की मतगणना में पहले व्यक्ति को सेकंड प्रेफरेंस ज्यादा मिला है, इसलिए पहले व्यक्ति को ही क्या कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यह जो पद्धति मैंने समझाई, यही पद्धति होती है क्या, अनुपातिक पद्धति। अर्थात जब निर्वाचित सदस्य अपने मत का प्रयोग प्रेफरेंस के आधार पर करते हैं तो मतदान देने की यही पद्धति क्या कहलाती है, अनुपातिक पद्धति कहलाती है।
और आपको प्रथम चरण की मतगणना और सेकंड चरण की मतगणना भी स्पष्ट हो गया होगा। ठीक इसी प्रकार अगर दूसरे चरण में ना कन्फर्म हो जाता तो तीसरे नंबर का प्रेफरेंस हम देखते हैं। ठीक है, तो आपको आशा करता हूँ अनुपातिक पद्धति समझ में आया है। अब बात करते हैं एकल संक्रमण ये क्या होता है। देखिए पहले चरण, ध्यान दीजिए, पहले चरण की जब मतगणना हम किए थे तो 2 व्यक्ति पहले ही क्या हो गए थे, बाहर हो गए थे दौड़ से। तो जो ये 2 व्यक्ति, अर्थात ये जो 2 व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हुए थे, क्योंकि यह पहले ही चरण की मतगणना में बाहर हो गए, इसलिए इनके जो वोट मिले हैं, इनके जो मत मिले हैं, इनके मत को इन दोनों व्यक्तियों में बराबर बराबर क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। अर्थात इनके मत का इन दोनों में क्या कर दिया जाता है, संक्रमण कर दिया जाता है। इसी को कहते हैं क्या, एकल संक्रमण। ये क्या कहा जाता है, एकल संक्रमण। अब ऐसा क्यों किया जाता है दोस्तों, यह तो चुनाव में अपना प्रभाव नहीं बना पाए, इनके मत का प्रयोग बराबर बराबर करके इन दोनों में बांट दिया जाएगा। इन दोनों में बांटने के पश्चात दोस्तों इनका मत क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और ये बहुमत से क्या करेंगे, विजय हासिल कर सकेंगे। तो इनके मत का, अर्थात ऐसे कहेंगे प्रथम चरण की मतगणना में क्या, बाहर निकाले गए व्यक्ति के मत का बराबर बराबर भागों में बांट देना ही क्या कहलाता है, एकल संक्रमण ये कहलाता है। आशा करता हूँ दोस्तों निर्वाचक मंडल के निर्वाचित सदस्य एकल संक्रमणीय पद्धति और अनुपातिक पद्धति आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए मैंने आपको जो चुनाव संबंधी जितने भी प्रावधान थे, ठीक है, आपको आज लगभग मैंने बता दिए। अब हम कल पढ़ लेंगे कोटा, कि राष्ट्रपति की कोटा क्या होती है, इसके बारे में जानकारी हम कल प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।